मंगलवार की सुबह दिल्ली एनसीआर के लोगों ने जब उठकर बाहर देखा तो उन्हें आसमान में धुंधली सी परत देखी। आप कहेंगे कि इसमें नया क्या था? नवंबर के महीने तो वायु प्रदूषण यहां चरम पर पहुंच ही जाता है। तो आपको बता दें कि यह हमेशा सर्दियों में होने वाला सिर्फ स्मॉग नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक प्रदूषण से लेकर पराली के अलावा ज्वालामुखी का धुआं भी है। दरअसल 24-25 नवंबर 2025 को अफ्रीकी देश इथियोपिया में अचानक से एक 12,000 साल पुराना ज्वालामुखी फट गया और उसकी राख यानी वॉल्केनिक ऐश, जो उसके अंदर मौजूद कण थे, जिसको जब हम कहें कि हम खरपतवार या लकड़ी जब जलाते हैं या कुछ भी चीज अगर जलाते हैं तो उसके पतंगे ऊपर उड़ते हैं, तो इसी तरह के कण ज्वालामुखी फटने के बाद 14 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ने लगे। धमाका जोर का था और यही राख, यही कण हवा के साथ सफर करते करते भारत तक पहुंच गए। मौसम विज्ञान एजेंसी ने बताया कि दिल्ली एनसीआर के अलावा भारत के गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा पर राख का प्रभाव दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में लोगों के लिए चिंता है कि ये राख दिल्ली एनसीआर तक तो आ गई, तो अब सेहत को क्या नुकसान हो सकता है? कैसे दिल्ली का प्रदूषण बढ़ेगा? और करीब 4,000 किलोमीटर दूर ये राख भारत कैसे पहुंच गई? अब 12,000 साल बाद जाकर ये ज्वालामुखी कैसे फटा अचानक? ये सवाल तमाम आपके मन में कौंध रहे हैं। आइए इथियोपिया में ज्वालामुखी विस्फोट को लेकर आपके मन में जो भी सवाल उठ रहा है उसका जवाब जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। तो साउथ अफ्रीका में, या कहें कि अफ्रीका महाद्वीप के इथियोपिया का हैली गुब्बी ज्वालामुखी 12,000 साल बाद अचानक संडे के दिन फट गया। इस विस्फोट से उठने वाली राख और सल्फर डाइऑक्साइड करीब 15 किलोमीटर 14 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंच गया। ये लाल सागर पार करते हुए यमन और ओमान तक पूरा धुआं, पूरे इसके कण फैल गए। अफार क्षेत्र जहां ये ज्वालामुखी फटा, इसे पृथ्वी का नर्क भी कहा जाता है, क्योंकि यहां पर तापमान, टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इतनी गर्मी होती है यहां पर। अब सोमवार रात करीब 11 बजे के आसपास ये राख इथियोपिया से 4,300 किलोमीटर के आसपास दूर भारत के राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली एनसीआर और पंजाब तक फैल गया। भारतीय मौसम विज्ञान ने यह बताया है, आईएमडी की तरफ से कहा गया है कि राख के बादल मंगलवार शाम भारत से साफ हो जाएंगे, चले जाएंगे और चीन की तरफ ये आगे बढ़ जाएंगे। मगर इसका कोई इम्पैक्ट सरफेस लेवल पे और सरफेस एयर पे नहीं है, इसलिए वेदर के ऊपर या एयर क्वालिटी के ऊपर इसका कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं है। बताया वैसे जा रहा है कि ज्वालामुखी में हुआ विस्फोट इतना तेज था कि ज्वालामुखी की राख 45,000 फीट यानी करीब करीब 14-15 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच गई। ये वही ऊंचाई है जिस पर विमान लंबी दूरी की उड़ान भरते हैं और इसी वजह से, इस गुबार की वजह से एयर इंडिया ने और बाकी एयरलाइंस कंपनीज ने अपनी उड़ानों को रद्द किया। एक्सपर्ट्स ने बताया कि इस गुबार की ऊंचाई इतनी ज्यादा थी कि आम लोगों की जिंदगी पर फिलहाल इसका कोई असर बहुत ज्यादा नहीं होगा, इसका असर कम होगा। दिल्ली से दूर हो रहा है और धीरे धीरे ईस्टर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स होते हुए चाइना की तरफ बढ़ रहा है। इस गति का रफ्तार है 100 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा। आज शाम 7:30 बजे तक हमारा जो पूर्वानुमान है, ये पूरे इंडिया से दूर होकर चाइना की तरफ चला जाएगा। लेकिन अब ये राख दिल्ली इतनी लंबी दूरी तय करके कैसे पहुंच गई? दरअसल हैली गुब्बी ज्वालामुखी के फटने पर लावा, या जिसको हम मैग्मा कहते हैं, इसका कोई प्रवाह नहीं हुआ। मतलब ये निकला नहीं, मैग्मा नहीं निकला, लावा नहीं निकला, लेकिन भारी मात्रा में ज्वालामुखी फटने के बाद गैस और धुआं, जिसमें जो चट्टानें होती हैं, उसके अलावा कांच और कुछ और भी पार्टिकल्स, छोटे छोटे टुकड़े इसमें शामिल थे। ये एक विस्फोटक के साथ बाहर निकले और इनमें जो भारी कण हैं, जिनका वजन ज्यादा है, वो आसपास के इलाकों में गिरे होंगे, लेकिन बहुत महीन, बहुत छोटे छोटे कण जो हैं, बहुत छोटे जो पार्टिकल्स हैं, और सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें वायुमंडल में बहुत ऊपर सतह से लगभग 15 से 40 किलोमीटर ऊपर उठ गई होंगी। ऐसा विशेष तौर पर इसलिए होता है क्योंकि ज्वालामुखी के चारों ओर की हवा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है और हल्की भी हो जाती है, काफ़ी लाइट हो जाती है, इसलिए ये ऊपर बहुत ज़्यादा उड़ जाती है। अपने साथ अब यही सूक्ष्म कण, यही छोटे छोटे पार्टिकल्स और गैसों को लेकर यहाँ पर आई है। और बड़ा कारण ये है कि जब ये धमाका हुआ ज्वालामुखी में, उस दौरान हवा बड़ी तेज़ गति से चल रही थी और इसी वजह से यहाँ पर पहुँच पाई है। ये इतना लंबा सफ़र कैसे तय कर लिया? ये जो ऊंचाई थी जिसका हमने बार बार जिक्र किया,
ऊंचाई तक तो गया, लेकिन ज्वालामुखी का जो धुआं है वो आमतौर पर हवा के प्रवाह की दिशा में ही बहता है, यानी जिस दिशा में हवा बहेगी उसी दिशा में चलेगा। तो अब जिस तरह से हवा की दिशा थी, अब उसी हवा की दिशा में तैरते हुए, साथ चलते हुए ज्वालामुखी की राख और गैस पश्चिम की तरफ, यानी भारतीय क्षेत्र की तरफ बढ़ने लगी। गुजरात, राजस्थान, दिल्ली एनसीआर में, हरियाणा, पंजाब में इसने एंटर किया, फिर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में दिल्ली और उत्तर प्रदेश की ओर आगे बढ़ी है। इस साइक्लोनिक यानी चक्रवाती प्रवाह ने कणों को लगभग 7000 किलोमीटर की दूरी तय करने में मदद की, जिससे वो रिकॉर्ड समय में उत्तर भारत के वातावरण तक पहुंच गए। इसी ट्रैजेक्टरी पर चलते हुए इनके मंगलवार शाम तक पूरी तरह से चीन में एंटर करने की उम्मीद जताई जा रही है कि भाई ये हवा इसी प्रवाह से चलती रहेगी, इसी गति से चलती रहेगी और फिर ये भारत से आगे चीन की तरफ ले जाएगी। अब सवाल यह है कि ये धुआं और गैस कितनी खतरनाक है, स्वास्थ्य पर इसका क्या असर पड़ सकता है। तो ज्वालामुखी विस्फोट से जो पदार्थ निकला है ये हमारी हेल्थ के लिए एक बड़ा खतरा है, लेकिन ये धुआं बहुत ऊंचाई पर, 14-15 किलोमीटर की ऊंचाई पर तैर रहा है। हवा के चलते हो सकता है इसकी और भी ज़्यादा हाइट बढ़ गई है और इसीलिए इंसानों के लिए कोई बहुत बड़ा खतरा ये नहीं है, लेकिन इनसे हवाई जहाज़ों को खतरा ज़रूर था, जो ज़्यादातर करीब करीब इन्हीं ऊंचाइयों पर उड़ते हैं और इसी वजह से उड़ानों को रद्द किया गया। कमर्शियल एयरलाइंस ने लंबी दूरी के अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर आमतौर पर पृथ्वी से 10 से 14 किलोमीटर ऊपर उड़ान भरती हैं, मोटे तौर पर उसी इलाके में जहां पर ज्वालामुखी का ये धुआं घूम रहा था, और इसीलिए इन फ्लाइट्स को कैंसिल किया गया। और इस वजह से चूँकि धुआं भी था तो जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी धुंधली हो जाती है, कम हो जाती है, ये फ़्लाइट्स के लिए दिक्कत पैदा कर सकती थी। इस कारण से एहतियातन ये कदम उठाया गया, ये फैसला लिया गया कि भाई फ़्लाइट्स को नहीं उड़ाया जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे बारीक कण होते हैं जो कि एरोप्लेन्स के इंजन में भी एंटर कर सकते हैं। अब इंजन में अगर ये एंटर कर जाते फ़्लाइट के तो उससे तकनीकी दिक्कत आ सकती थी, और अंदर ये अगर पिघल जाते, पिघलने के गर्म थे, पिघल जाएंगे तो पिघलने के साथ साथ ये अंदर उसको डैमेज कर सकते हैं इंजन को। और इसी वजह से मजबूत जो फिल्ट्रेशन सिस्टम होता तो है तमाम हवाई जहाज़ों के इंजन्स में, लेकिन यात्रियों को जो बाहरी हवा है उसमें सांस लेने का जोखिम बहुत ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि वो हवाई जहाज़ के अंदर होते हैं, लेकिन फिल्टर और सेंसर सूक्ष्म कणों से रुकावट पैदा कर सकते थे, जिससे उनकी प्रभावशीलता काफ़ी कम हो सकती है। और इसके अलावा कुछ हानिकारक गैसों के फिल्टर ना हो पाने की आशंका हमेशा बनी रहती है। मुख्य तौर पर जो खतरा होता है वो हवाई जहाज़ के इंजन और बाकी मशीनरी को होता है, और इसी की वजह से एयरलाइंस ज्वालामुखी विस्फोट होने वाले इलाकों में यात्रा करने से अमूमन बचा करती हैं। ज्वालामुखी के धुएं और राख की हजारों किलोमीटर से ज़्यादा की इस यात्रा ने वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों को काफ़ी हैरान किया है। ये ग्लोबल एटमॉस्फेरिक डायनामिक्स यानी वायुमंडलीय गतिशीलता के एक दुर्लभ कारनामे को सामने लाता है। आमतौर पर ये राख स्थानीय वातावरण में घुल मिल जाती है, यानी कि इसको तो वहीं इथियोपिया और उसके आसपास घुल मिल जाना चाहिए था, लेकिन इस मामले में इन कणों को एक शक्तिशाली और तेज गति वाली हवा की धारा ने पकड़ लिया, जिसे जेट स्ट्रीम या विशेष रूप से सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम के रूप में जाना जाता है। इससे ज्वालामुखी की राख उस ऊंचाई पर पहुंच गई जहां ज़्यादातर लंबी दूरी के हवाई जहाज़ उड़ान भरते हैं। इससे विजिबिलिटी कम हो गई। SO2 जैसी जहरीली गैसों के सांस के जरिए अंदर जाने का खतरा पैदा हो सकता है। इनसे बचने के लिए विमान सेवाओं को सस्पेंड करना पड़ा, स्थगित करना पड़ा। अब भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि मंगलवार शाम से स्थिति नॉर्मल होने की उम्मीद है। अब 10 से 12 हज़ार साल तक ये ज्वालामुखी नहीं फटा। इतने हजार साल तक ये नहीं फटा, 12,000 साल की नींद टूटने का अब क्या राज है? इसका राज है कि पृथ्वी के अंदर उथल पुथल। जो भूवैज्ञानिक हैं उनका ये कहना है कि जो अफ्रीका का इलाका है ये सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी इलाकों में से एक माना जाता है, लेकिन बावजूद इसके ये जो हैली गुब्बी इलाका है यहाँ पर विस्फोट 12,000 सालों से नहीं हुआ है। अमूमन यहाँ पर विस्फोट होते रहते हैं। पिछले कई हज़ार के साल के विस्फोट का कोई रिकॉर्ड इस ज्वालामुखी का अवेलेबल नहीं है। एक रिपोर्ट ये बताती है कि ज्वालामुखी विशेषज्ञ साइमन कार्न है, उन्होंने भी कहा है कि इस बात के कोई सबूत नहीं है कि ये ज्वालामुखी होलोसीन काल यानी पिछले 10,000 साल में कभी फटा था, यानी कि 10,000 साल में पहली बार ये ज्वालामुखी में धमाका हुआ है। अब जिस तरह से ये ज्वालामुखी फटा है, इसके जागने के बाद ये याद दिलाता है कि पृथ्वी जिंदा है। जी हाँ, प्रकृति की शक्ति को हमें समझना होगा, इसीलिए सतर्क रहना होगा, सावधान रहना होगा, और यही एक हमें आगाह करने वाली बड़ी बात हो जाती है। फिलहाल उम्मीद यही करनी चाहिए कि अब भारत से आगे बढ़कर ये चीन की तरफ पहुंचेगा, और इतने एहतियात बरतनी ज़रूरी है। अपना ख्याल रखिए, अपने
अपनों का ख्याल रखिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।